हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इंडियन हिस्ट्री में पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वह किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप सरस्वती बीपीएससी या बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खास करके सरस्वती बीपीएससी और बिहार एसआई को ध्यान में रखते हुए ही इसमें क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। यानी कि मानव को कुत्ते के साथ जो दफनाया गया था, इसका साक्ष्य जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर जो है वह बुरझोम से प्राप्त हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पास जो बुरझोम है वहाँ से जो है वह प्राप्त हुआ है। मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाने का जो है वह सावधान जो है वह प्राप्त हुआ है। ठीक है, वही गर्तावास जो है वह गर्तावास, इसी को गड्ढे वाला घर भी कहते हैं, तो जो प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो ये बुरझोम से ही प्राप्त हुआ। तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यानी कि पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था, तो इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से जो है वह पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको जो है एक बेसिक बता देता हूँ कि इतिहास को जो है वह, हिस्ट्री को जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है प्राचीन इतिहास, दूसरा जो है वह मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है वह आधुनिक इतिहास। ठीक है, इस प्राचीन इतिहास को भी जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो है वह है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐसा समय जहाँ से लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पाया है, तो उस समय को जो है वह प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। पाषाण के समय जो है वह लिपि की चर्चा नहीं मिलती है। और दूसरा जो है आदि ऐतिहासिक काल, तो वैसा समय जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, तो वो ऐसे समय को जो है वो आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसमें कौन आता है, तो हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता जो है वह किस युग से संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से या आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, और तीसरा जो है वह ऐतिहासिक काल, तो वैसा समय जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे और जिसे पढ़ा भी गया है, तो वैसे समय को जो है वह ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें आता है वैदिक काल। जो वैदिक काल है, तो वैदिक काल के जो है वो पढ़ा गया, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सब को जो है वह पढ़ा गया है, तो ये सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कि खेती करना जो है वह कब से प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर जो है वह है नवपाषाण काल में। ठीक है, यानी कि पाषाण काल के सबसे अंतिम चरण में हुआ था, यानी कि नवपाषाण काल में हुआ था। देखिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वह सिर्फ शिकार करते थे और भोजन एकत्रित करते थे। वही मध्य पाषाण काल में जो है वह पशुपालन करना जो है शुरू किया, और सबसे पहला जो है पालतू जो है वह पशु उसने जो है वह कुत्ता को बनाया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले जो है वह पाषाण काल के लोग ने किसे पालतू बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था वही। और खदानों की कृषि जो है वह सबसे प्रथम कब स्टार्ट किए, तो उन्होंने नवपाषाण काल में जो है वह खदानों की कृषि प्रारंभ कर दी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, यानी कि भारत में जो है मानव की उत्पत्ति जो हुई थी सबसे पहले, उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये जो प्राप्त होता है इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी। ठीक है, और ये वही आपको पूछ दे कि विश्व में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वह है साउथ अफ्रीका। ठीक है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। वही भारत में पूछ दे तो नर्मदा घाटी में हुआ था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सर्वप्रथम कौन से अनाज का उपयोग किया था, तो इसका राइट आंसर है ये जौ है। इसे यौव भी कहते हैं, तो घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं अगर यौव लिखा हो जाए। ठीक है, यौव भी कहते हैं, इसे जौ कहते हैं। वही दूसरा जो है वह था गेहूँ था, यानी कि पहला जो हुआ था मतलब कि वो जौ था, वही दूसरा जो है वह था गेहूँ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारत पड़ोसी जो देश है उन सब में जो है वह कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कहाँ से मिला है। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है लहुड़ा देव जो है वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह 9000 BC से 9000 BC से 7000 BC समय का जो है वह प्राप्त हुआ है। वही इससे पहले जो इसका आंसर हुआ करता था वह था मेहरगढ़, ठीक है। और मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान से जो प्राप्त हुआ है वह जो है वह 7000 BC के बीच का 7000 BC के जो है वह कृषि के जो साक्ष्य है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर देख लीजिएगा ऑप्शन क्या है, अगर ऑप्शन में जो लहुड़ा देव नहीं है तो इसका आंसर जो है वो मेहरगढ़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन आ चुका है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उसमें लहुड़ा देव नहीं था। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा वह चालकोलिथिक जो है वह ताम्रपाषाण काल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है वह गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये भीमबेटका जो है वह कहाँ है। तो भीमबेटका जो है वह मध्य प्रदेश में है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा कि कहाँ है, तो रायसेन जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इस गुफा में जो है वह 113 चित्र पाए गए हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि 113 चित्र पाए गए हैं। तो भीमबेटका ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा था कि भीमबेटका कहाँ है या भीमबेटका किससे संबंधित है। तो भीमबेटका जो है वो गुफा के शैल चित्र से है, और ये जो है कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। 10 नंबर क्वेश्चन है, गौरतावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी कि गड्ढा घर जो है वो इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यह प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। और ये बुर्ज होम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि पुरातत्व का जो है वह जनक किसे कहा जाता है। भारत में पुरातत्व का जनक जो है वह किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वह एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि एलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सर्वप्रथम 1863 में जो है वह एक संगठन के रूप में जो है वह पुरातत्व को मतलब कि संगठित किया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। और इस राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का जो है नाम अभी बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रख दिया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसे भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, एक दूसरे से अलग थी। तो कैसे अलग थी। पहला ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन था। तो ये बात सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह की एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता था। तो फर्स्ट जो है वह सही है। सेकेंड है कि इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वह चित्रात्मक था, भाव चित्रात्मक था। 2 नंबर भी सही है, ठीक है। और ऑप्शन सी में है कि इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो सही बात है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वह लोहे का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। उस समय के लोग जो है वह लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा की खोज जो है वह वैदिक युग में हुआ था। तो तीनों ऑप्शन जो है वह सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं। और दोस्तों एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में
चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि भारत में जो चांदी जो उपलब्ध था इसके प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह कहाँ से मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति से, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में जो है वह चांदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान जो है वह इसके लिए फेमस था। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया था? यानी कि हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस पे किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा के जो भी मिट्टी के बर्तन जो प्राप्त हुए हैं उसमें जो है वह लाल रंग का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों हड़प्पा से जो मिट्टी के बर्तन जो प्राप्त हुए हैं वह 2 प्रकार के मिट्टी प्राप्त होते थे। एक तो जो था वो बिना डिजाइन वाला था और दूसरा जो था वह चित्रित मृदभांड था। और मिट्टी के जो बर्तन को उसको मृदभांड के नाम से भी जानते थे, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? यानी कि लोगों ने मूर्ति पूजा जो है कब से प्रारंभ कर दिए थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह पूर्व आर्य से। आर्य से पूर्व यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता जो था उसमें जो है वह मूर्ति पूजा था। ठीक है, और वहाँ के लोगों ने मातृ देवी की जो मूर्ति को पूजना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन जो है वह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और सूची 1 में जो है वह प्राचीन स्थल है और दूसरा जो है वह पुरातात्विक खोज, उस जगह से है वह क्या चीज़ की खोज हुई। ठीक है, सूची 1 में जो प्राचीन स्थल है और सूची 2 में जो है वह पुरातत्वीय खोज है। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लोथल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि लोथल में था जो क्या था, तो गोदीवाड़ा था, मतलब कि डॉक यार्ड था। यहाँ से जो है वह समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता था। लोथल गुजरात में पड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। कालीबंगा से है जो वह जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और ये कालीबंगा राजस्थान में है, इसे भी याद रखिएगा। धौलावीरा, धौलावीरा से जो है वह हड़प्पन लिपि के जो है बड़े आकार के जो है वह 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, और वह लिपि जो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बनावली से जो है वह पक्की ईंटों की बनी हॉल प्राप्त हुई है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 18 नंबर क्वेश्चन में सूची ए को सूची बी के साथ मिलान करना है। सूची ए में जो है वह हड़प्पा कालीन स्थल है और सूची बी में जो है वह उस स्थल से जो है वह किसकी प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हड़प्पा। हड़प्पा से जो है वह समाधान R37 यानी कि हड़प्पा से जो है वह समाधि स्थल प्राप्त हुआ है जिसको R37 नाम दिया गया है। और हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ जो पौधा जो है वह जिसे उर्वरता की देवी माना गया है वह हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। लोथल से, तो लोथल जो है वह गोदीवाड़ा के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि लोथल जो था वह एक डॉक यार्ड था जहाँ से जो है वह समुद्री मार्ग से जो है वह व्यापार होता था। कालीबंगा जो है वह कालीबंगा से जोता हुआ खेत की प्राप्ति हुई है और कालीबंगा जो है वह राजस्थान में है। वही मोहनजोदड़ो से जो है वह नर्तकी की मूर्ति प्राप्ति हुई है और मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में जो है वो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? यानी कि कौन सा स्थल है जो कि हड़प्पा कालीन बंदरगाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोथल जो था वह बंदरगाह नगर था और लोथल से ही जो है वह युगल समाधान की जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को जो एक ही समाधि में जो दफनाया गया है इसकी जो प्राप्ति हुई है वह लोथल से ही प्राप्त हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी मिट्टी के हल जो बने थे उसका जो है वह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है बनावली से। और ये बनावली कहाँ है? हरियाणा में जो स्थित है। वही जो हल से जोता हुआ खेत है इसकी प्राप्ति जो है वही कालीबंगा से है जो राजस्थान में है। लोथल जो क्या बंदरगाह था यानी डॉक यार्ड था। ठीक है, और धौलावीरा की बात करें तो चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है। चलिए, और ये धौलावीरा और ये लोथल जो है वह गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और बनावली जो है वह हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन है? यानी कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वह है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वह हरियाणा में पड़ता है। अब तक मतलब कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल की खुदाई हुई यानी खोज हुई है उन सब में सबसे बड़ा स्थल जो है वह है राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो है वह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। कहाँ है? तो हरियाणा में है और ये जो है वह हिसार जिला में है।
वही आलमगीरपुर जो है वह ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, और ये आलमगीरपुर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो पुरातात्विक विभाग के जो प्रधान थे वो कौन थे? तो उस समय जो प्रधान थे वह सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, जबकि मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई 1922 में जो है वह राखाल दास बनर्जी के दिशा निर्देशन में हुआ था, जबकि हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी वह हुई थी 1921 में। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो है वह हड़प्पा की ही खुदाई हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि किसका मिलान जो है वह गलत है? तो हड़प्पा की खुदाई जो है वह दयाराम साहनी के दिशा निर्देशन में जो किया गया था, और ये किया गया था 1921 में। लोथल जो है वह एस.आर. राव यानी रंगनाथ राव के दिशा निर्देशन में किया गया था, ये भी सही है। सुरकोटदा ये था वह जे.पी. जोशी के दिशा निर्देशन में किया गया था। और ये धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा जो है वह वी.के. थापड़ के दिशा निर्देशन में नहीं किया गया था, ये रविंद्र सिंह बिष्ट के दिशा निर्देशन में किया गया था। जबकि वी.के. थापड़ और बी.बी. लाल ये दोनों मिलकर जो है वह कालीबंगा की खोज की थी, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी स्थल है वह किसी न किसी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि आवागमन के लिए वो नदी का प्रयोग करते थे। किसी भी जगह व्यापार वाणिज्य करने के लिए जाना पड़ता था तो वो नदी या समुद्र का ही उपयोग करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता जो भी था वो किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुआ था। तो इसी बात रखिएगा। इसी क्रम में जो है वह हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा जो है वह घग्घर नदी के किनारे स्थित था। लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है गुजरात में, और रोपड़ जो है वह पंजाब में पड़ता है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। वही बात किया जाए कि मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे था, तो मोहनजोदड़ो वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? यानी कि मानव ने सबसे पहले जो किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है तांबा का प्रयोग जो है वह मानव सबसे पहले प्रारंभ किया था। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वह किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा की खोज जो है वह वैदिक युग में हुआ था। ठीक है, आर्यों के समय हुआ था, तो इसे भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी हड़प्पा कालीन जो भी स्थल है उससे जो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि लोहा की प्राप्ति जो है वह यानी लोहा की खोज जो है वह वैदिक युग में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पियन नगर 3 भागों में विभक्त था? दोस्तों, हड़प्पा के जो भी स्थल थे वह 2 भाग में विभक्त था, एक था पूर्वी और दूसरा था पश्चिमी। पूर्वी भाग जो था वह सामान्य जनता के लिए था, जबकि पश्चिमी भाग जो था वह श्रेष्ठ और महान जो व्यक्ति थे उसके लिए था। पश्चिमी स्थल जो था वह उच्च वर्ग के लिए था, वही पूर्वी स्थल जो था वह निम्न वर्ग के लिए था, यानी कि सामान्य जनता के लिए था। ठीक है, जबकि धौलावीरा एकमात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसको जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी के बीच में एक मध्य भाग भी था, मध्य में जो था बाजार स्थित था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जिसको मतलब कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो वह था धौलावीरा को। तो इसे याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था साक्ष्य प्राप्त हुआ है? हड़प्पा कालीन स्थल में सामान्य प्रकार के जल निकासी का प्रबंधन था। ठीक है, जबकि धौलावीरा में जो था वह एक विशेष प्रकार के जल प्रबंधन की व्यवस्था को देखा गया है। लोग बांध बनाकर जो है वह जलाशयों में जल संग्रहित करते थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है कि कपास की खेती का प्रारंभ जो है वह सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है वह भारत में हुआ था, क्योंकि इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वह कपास के उत्पादन में प्रथम थे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके उत्पादन में प्रथम थे, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन किसे करते थे? वो तो कपास का। ठीक है, इसका राइट आंसर जगह भारत होगा। कपास को मेसोपोटामिया के लोग जो थे वह सिंडोन के नाम से जानते थे, तो इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिंडोन के नाम से जानते थे, मेसोपोटामिया के लोग जो है वह कपास को किस नाम से जानते थे? तो सिंडोन के नाम से जानते थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा शेर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल है वहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब कि जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि शेर का जो अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। वो घोड़ा से भी पूर्ण रूपेण परिचित नहीं थे, लेकिन घोड़ा का अवशेष जो है वह प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहर यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो हड़प्पा काल की जो मुद्रा था वह सेल खड़ी स्टेटाइट से बने थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि हड़प्पा काल की मुद्रा जो है वो किससे बने थे तो वो सेल खड़ी से बने हुए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे व्यापार जो करते थे वह वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत करते थे, यानी कि एक वस्तु देते थे तो दूसरा वस्तु लेते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार किस माध्यम से होता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों में विभक्त था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी कि हड़प्पा कालीन समाज जो था वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभक्त था। ठीक है, यहाँ जाति आधारित समाज नहीं था, कर्म के आधार पर समाज था। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो था व्यापारी वर्ग जो है वह शासन करते थे, मतलब प्रशासनिक विभाग जो है वह व्यापारी वर्ग के ही हाथों में था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे भी याद रखिएगा कि हड़प्पाकालीन समाज में जो था वह प्रशासनिक विभाग जो किसके अंतर्गत आता था, तो व्यापारियों के अंतर्गत आता था। 35 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है वह हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है वह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा जो है वह कहाँ है, राजस्थान में। वही हल की जो प्राप्ति हुई है, मिट्टी के बने हल की जो प्राप्ति हुई है वह बनवाली से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो को जो स्थानीय नाम जो है वह है मृतकों का टीला। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मृतकों का टीला जो है वह मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वह सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो था वह कहाँ तक विस्तृत था, इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण जो भाग कहाँ कहाँ विस्तृत है, इसको जो है वह इस क्वेश्चन में बताया गया है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो था वह मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और ये चिनाब नदी के किनारे है, इसे भी याद रखिएगा। और वैसे हम सिंधु घाटी स्थल जो है वह कौन किस नदी के किनारे है, इसको आगे क्वेश्चन में इसका जिक्र है। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो था वह था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वही सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के किनारे है, तो इसे भी याद रखिएगा। और ये महाराष्ट्र में जो दैमाबाद है वो परवरा नदी के किनारे है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा जो है वह है सुतका गेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वह त्रिभुजाकार था, तो इसे भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति कैसी थी, तो वो त्रिभुजाकार था। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल था वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था, यानी 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी के किस स्थल से जो है वह घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से जो है वह घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। यानी हड़प्पा काल के जो लोग थे वो घर बनाने में कौन से पद्धति को इस्तेमाल करते थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा
ऑप्शन नंबर सी ग्रीड पत्ती, यानी ग्रीड पत्ती का जो है वह उपयोग करते थे घरों को बनाने में। ठीक है, और हड़प्पा काल के जो घर थे उसका जो मुख्य दरवाज़ा था वह पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, और जो सड़क थे वह एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर आकर मिलते थे, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। यानी कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम जो तो भारत में हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु क्षेत्र में हुआ था, और ग्रीक या यूनान के लोग जो थे वो कपास को सिंडन के नाम से जानते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसे याद रखिएगा कि यूनान के लोग या ग्रीक के लोग जो थे वह कपास को किस नाम से जानते थे, तो वो सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द जो था वह क्या था, तो भवन निर्माण की सामग्री था। उसका आयात कहाँ से करते थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो हिंदकुश बदख्शा से करते थे। हिंदकुश क्षेत्र जो था वह बदख्शा से, तो हड़प्पावासी जो है लाजवर्द का आयात करते थे। ठीक है, और ये लाजवर्द क्या था, तो भवन निर्माण की सामग्री थी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि नृत्य करती हुई जो कांसे की मूर्ति है उसकी प्राप्ति जो है वह हड़प्पाकालीन किस स्थल से हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। वही कालीबंगन से जो है वह जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। ठीक है, और हड़प्पा से जो है वह पुजारी की जो मूर्ति है वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। इसे भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में पूछ चुका है। और बनावली से जो है वह मिट्टी के बने हल की प्राप्ति हुई है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी पुजारी की मूर्ति जो है वह किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से। हड़प्पा से जो है पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। वही मोहनजोदड़ो से जो है डांस करती हुई नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और चनहुद्रो में जो था वह मटके बनाने का कारखाना था। वही लिपस्टिक यानी श्रृंगार का जो सामान था, ऐना कंघी, ये सब की प्राप्ति जो है वह चनहुद्रो से ही हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, वही लोथल से, तो लोथल जो डॉकयार्ड था यानी कि बंदरगाह नगर था। ठीक है, यहाँ से जो है वह समुद्री मार्ग से व्यापार किया जाता था। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला हुआ है, यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैर का निशान जो है वह किस सिंधुकालीन स्थल के ईंट पर प्राप्त हुआ है, यानी ईंट पर जो है वह बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चनहुद्रो से। ठीक है, तो चनहुद्रो से वो मटके बनाने का भी कारखाना चनहुद्रो में ही था, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान जो है वह भी चनहुद्रो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। वेद कितने हैं, तो वेद जो है वह 4 वेद हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं, और इनमें सबसे पुराना जो है वह ऋग्वेद है और सबसे नया जो है वह अथर्ववेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में भी दूसरा से 7वां जो मंडल है ऋग्वेद के वो सबसे पुराना है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल जो है वो दूसरा से 7वां है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वह पुरुष सूक्त की चर्चा किया है। ठीक है, और पुरुष सूक्त में ही जो है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है वह इसकी चर्चा जो है वह पहली बार कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में जो है वह वर्ण व्यवस्था की चर्चा है, तो ऋग्वेद के जो है वह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है वह औषधि से संबंधित है। ठीक है, और अथर्ववेद में है जादू, टोना, वशीकरण, ये सब की जो चर्चा है वह अथर्ववेद में ही किया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो है वो ईश्वर की महिमा है, देवी देवताओं के जो है
स्तुति है, ठीक है, स्मरण करने की जो है वो ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में जो है वह बलिदान की विधि है। सामवेद में जो है वह संगीत की चर्चा है, और सामवेद को जो है वह भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको सम्मिलित रूप से जो है वह वेद त्रयी भी कहते हैं, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। वेद त्रयी जो है कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इस तीनों रूप को संयुक्त रूप से जो है वो वेद त्रयी कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेद त्रयी में किसको शामिल नहीं किया गया है, तो अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9वां मंडल। 9वां मंडल जो है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में जो है वह 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वह वर्ण व्यवस्था की चर्चा किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले, यानी भारत में कौन से वो स्थल है जहाँ से लौह के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अतरंजी खेरा से, यानी कि अतरंजी खेरा से जो है वह लौह के प्रमाण के प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है, तो उपनिषद पुस्तक क्या है, ठीक है, तो उपनिषद पुस्तक जो है वह दर्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपनिषद पुस्तक जो है किस पर आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है, ठीक है, ये पुस्तक दर्शन पुस्तक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया गया है, यानी कि नचिकेता और यम के बीच के जो संवाद है वो किस उपनिषद में इसकी चर्चा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी में उपनिषद में यम ने जो नचिकेता को उपदेश दिए थे कि आत्मा जो है वह कभी जन्म नहीं लेता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, इस सब की जो है वह बात कही थी किसने, यम ने कहा था, किसको, नचिकेता को कहा था, ठीक है। और इसकी चर्चा जो किस उपनिषद में है, तो कठोपनिषद में किया गया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, यानी किसकी चर्चा है सबसे अधिक बार किया गया है, तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में भी सिंधु नदी की चर्चा है वो सबसे अधिक बार किया गया है, ठीक है। वही बात किया जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सबसे पवित्र नदी जो था वह सरस्वती नदी था। और गंगा का जो है उसमें मात्र एक बार चर्चा किया गया है, एक बार ऋग्वेद में जो गंगा की चर्चा एक बार, और यमुना की चर्चा जो है वह यमुना का चर्चा जो है मात्र 3 बार किया गया है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए, और ये सतुद्री नदी जो है वह, इसके वर्तमान नाम जो है वह सतलज नदी, सतलज नदी को ही प्राचीन काल में जो है वह सतुद्री नदी कहते थे। 53 नंबर क्वेश्चन जो है वह सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची ए में जो है वह उसका नदी का प्राचीन नाम है, और सूची 2 में जो है उसका वर्तमान नाम है, किस नाम से जाना जाता है, तो कुंभा जो है वह, कुंभा को काबुल नदी के नाम से जाना जाता है, प्राचीन नाम इसका कुंभा था, जो कि अफगानिस्तान की नदी है, ठीक है। वही परुस्नी नदी जो है वह, उसका वर्तमान नाम जो है वह रावी नदी है, और परुस्नी नदी के तट पर ही जो है वह दशराग्य युद्ध हुआ था, आर्य और अनार्य के बीच जो वह युद्ध हुआ था, वो प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध हुआ परुस्नी नदी के तट पर ही हुआ था, जिसके वर्तमान नाम रावी नदी है। सदानीरा जो है वह, गंडक को जो है वह प्राचीन काल में सदानीरा के नाम से जाना जाता था, और सतुद्री जो है वह सतलज नदी का प्राचीन नाम है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, एशिया माइनर बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए में है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यही हुई थी, और ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी। एशिया माइनर बोगाज कोई जो सेंट्रल एशिया में पड़ता है, वैदिक देवी और देवताओं का जो नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। इसमें 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्त है, इन सब की जो चर्चा जो है वह बोगाज कोई से किया गया है, और ये एशिया माइनर सेंट्रल एशिया में पड़ता है, और इसी वजह से है वह ज्ञात होता है कि आर्य जो है वह ईरान से होकर ही भारत आए थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, जिसे दशराग्य युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तो यह जो है वह परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है, और इसका वर्तमान नाम जो है वह रावी है,
ठीक है। यह जो है वह आर्य और अनार्य के बीच लड़ा गया युद्ध था, जिसमें आर्यों के राजा जो था वह सुदास का विजय हुआ था और आर्यों के जो वो गुरु थे वह गुरु वशिष्ठ थे, जबकि अनार्यों के जो गुरु थे वह थे विश्वामित्र था। ठीक है, और इसमें जो है वह अनार्यों की हार हुई और आर्यों की जीत हुई। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, यानी अपनी जीविका चलाने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए वो क्या करते थे। तो वह आर्य जो थे वह मुख्य साधन उसका था कृषि था, कृषि और पशुपालन भी किया करते थे, वह आर्य का मुख्य साधन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अथर्ववेद में जो है वह सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और वैदिक युग में 3 संस्था थी, जिसमें सभा और समिति, और तीसरी जो संस्था थी वह थी विदत। और सभा, समिति और विदत में सबसे पुरानी जो संस्था थी वह विदत ही था। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। दोस्तों वैदिक काल को जो है वह 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है वह 1500 BC से 1000 BC तक का जो काल था उसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 BC से 1000 से 600 BC तक का जो शासनकाल था उसे उत्तर वैदिक शासनकाल कहा था। पूर्व वैदिक आर्यों का जो लोकप्रिय देवता था वह था इंद्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि उत्तर वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय जो था वह था विष्णु और ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है। तो यह जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ठीक है, इसमें जो है वह ब्राह्मणों का जो है वह वर्चस्व देखने को मिलता है, और विष्णु और ब्रह्मा जो है उसके प्रिय देवता बन गए। ठीक है, और इसमें जो है मतलब कि जो कर्म कांड और मतलब कि जाति भेदभाव ये सब जो है वो बढ़ चढ़ करके उभरने लगा था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो इसलिए 800 से 600 ईसा पूर्व तक के जो शासनकाल है उसको ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो है वह गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। और गायत्री मंत्र जो है वह सूर्य देवता सवित्री को, सवित्री या उसका सविता भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको समर्पित है। और तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वह विश्वामित्र के द्वारा किया गया है, और गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई थी, यानी कि अछूत की अवधारणा जो है वह पूर्ण रूप से वह प्रभाव में आ गया था। ठीक है, तो यह वह समय था धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में जो है वह अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी। 62 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराणों की संख्या 16 है। और सबसे पुराना जो पुराण जो है वह है मत्स्य पुराण, जो है वह सबसे पुराना पुराण है, जिसमें जो है वह विष्णु के 10 अवतार की जो चर्चा है मत्स्य पुराण में ही किया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो श्रीमद् भागवत गीता जो है वह मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और श्रीमद् भागवत गीता जो है वह महाभारत का ही एक भाग है। और महाभारत में जो है वह 1 लाख श्लोक है। 1 लाख जो है वह श्लोक है। जब महाभारत में 8800 श्लोक था तब इसका नाम था जय संहिता। और जब श्लोक जो है वह 24,000 हो गया तब इसका नाम जो था वह भारत था। और जब श्लोक की संख्या जब 1 लाख हो गई तब इसका नाम जो है वह महाभारत हो गया। भागवत गीता में जो है वह कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है उसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो महाभारत जो है वह मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। तो जन संहिता के रूप में जानी जाती थी। जब इसमें श्लोक की संख्या कितना था तो 8800, जब इसमें 8800 जब श्लोक था तो महाभारत को जन संहिता के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हेतु
किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। यानी कि हिंदू में पुरानी कथा है कि जो समुद्र का मंथन हुआ था तो इसमें जो है वो रस्सी के रूप में किस सर्प ने जो है वह स्वयं को प्रस्तुत किया था। तो इसमें जो था वह वासुकी नामक जो सर्प था उसका प्रयोग जो है रस्सी के रूप में किया गया था, जबकि मंदरांचल पहाड़ जो है वो इसको जो है कील के रूप में प्रयोग किया था। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह धर्मशास्त्र के समय जो है वह अछूत की अवधारणा जो है स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी। 67 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और भारत के जो है वह राज्य चीन में भी अंकित है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है कि सत्य ही विजय होता है, यानी कि सत्य की ही हमेशा विजय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, यह कथन जो है वह मूलतः क्या है। तो यह कथन जो है वह उपनिषदों का है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद का। तमसो मा ज्योतिर्गम कथन जो है वह मूलतः किसका है। तो ये कथन जो है वह उपनिषद का है। ठीक है, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, और यह जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो है वह तमसो मा ज्योतिर्गम्य की चर्चा किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद जो है वह किस लिपि में जो है वह लिखा गया था। इसकी मूल लिपि क्या थी। तो इसकी मूल लिपि जो है वह है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है कि ऋग्वेद जो है वह किस भाषा में लिखा गया है और किस लिपि में लिखा गया है। तो ऋग्वेद जो है वह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, और भाषा पूछे तो ये संस्कृत में लिखा गया है। इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये समझ लिया गया भाषा और जो है वह लिपि अलग अलग होता है। ठीक है, और ये हिंदी जो लिखते हैं वह हिंदी जो है वह देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और ऋग्वेद में जो है वह कुल 10 मंडल है, जानते ही हैं 10 मंडल है, और 1028 क्या है 10 जो है वह मंडल है। ठीक है, जबकि 1028 जो है वह सूक्त है। सूक्त की संख्या कितनी है तो 1028 है। 69 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है। अघन्य का मतलब हो गया कि न मारे जाने योग्य, मतलब कि जिसे नहीं मारा जाने वाला है। ठीक है, उसे अघन्य कहते हैं। और वैदिक काल में जो है वह गाय को अघन्य माना गया है, क्योंकि वैदिक काल में जो है गाय का बहुत महत्व था। ठीक है, गाय की ही संख्या से डिसाइड होता था वह कि कितना वह मूल्यवान है, कितना धनवान है, वो कितना अमीर है या गरीब है, जो गाय की संख्या से ही निर्धारित किया जाता था। और वैदिक काल में एक दूसरे कबीले के बीच जो है वह गाय की वजह से भी युद्ध हुआ करता था। अगर किसी ने गाय को घायल कर दिया या उसकी हत्या कर दिया है तो उसे मृत्यु दंड तक भी दिया जाता था। इतना महत्वपूर्ण था गाय वैदिक युग में। 70 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय को। मतलब कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को जो है वह मूल्यवान वस्तु समझा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है वह श्रवण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा कि जो वैदिक काल में जो है वह वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी को जो है वह श्रवण के रूप में जाना जाता था। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन था। प्रथम जो कानून या विधि निर्माता कौन था, तो मनु था। मनु जो है वह प्रथम कानून या विधि निर्माता है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र के लिए। इंद्र के लिए जो है वो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि किला को भेदने वाला। और इंद्र जो है वह आंधी और तूफान के देवता के रूप में भी जाना गया है। अग्नि जो है वह मनुष्य और देवताओं के बीच जो है वह मध्यस्थता का काम करते थे। वह नैतिक कार्यों का नियंत्रण जो है वह वरुण देवता करते थे। सोम जो है वह जंगलों का देवता कहा गया है सोम को, जो कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र जो है वह ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसमें इसको हम इंक्लूड किए हैं।
दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। यानी वेदों को जो अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की जो रचना जो है वह देवताओं ने किया है, ठीक है, इसलिए वेद को जो है वह अपौरुषेय कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह है कि क्योंकि जो वेदों की रचना जो है वह देवताओं के द्वारा किया गया, इसलिए जो है वेद को अपौरुषेय कहा गया है। 76 नंबर क्वेश्चन है जिसमें सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। और ये जो है वह वेद कितने हैं, तो 4 वेद है। 4 वेद में कौन है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, और उपवेद भी 4 हैं, ठीक है। और ये उपवेद में जो है अथर्ववेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प या और शास्त्र जो है वह ये क्या है, ये उपवेद है, ठीक है। तो ये 4 वेद है और उसी 4 वेद के जो है वो क्या है, उपवेद भी है, ठीक है। तो सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो आयुर्वेद जो है किसका उपवेद है, तो आयुर्वेद जो है वह ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक है। वही धनुर्वेद जो है वह यजुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है वह यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद जो है वह सामवेद का उपवेद है और शिल्प या अर्थशास्त्र जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। तो इसे भी याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 नंबर क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है कि अपर कास्ट बॉय और लोअर कास्ट गर्ल, ठीक है। यानी कि उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ जो विवाह होता है उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही प्रतिलोम विवाह वह विवाह होता है जिसमें अपर कास्ट गर्ल और लोअर कास्ट बॉय होता है, ठीक है, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और इसी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की जो है वह की वजह से ही अन्य जाति का विकास हुआ है, क्योंकि शुरू में जो है 4 ही वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ही था। और अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इसकी वजह से जो है वो अन्य जातियों का उद्भव हुआ। 78 नंबर क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है वह है कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक जो है वह पाणिनि है। और अष्टाध्यायी जो है वह व्याकरण से संबंधित प्रथम पुस्तक है, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और पतंजलि ने भास की रचना की थी, वही कपिल मुनि जो है वह सांख्य दर्शन की रचना जो है वह कपिल मुनि ने किया था। और न्याय दर्शन की जो रचना है वह गौतम मुनि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, ठीक है। मतलब कि नारी को यानी स्त्री को जो है वह सूरा और पासा के समान ही तीसरी बुराई के रूप में जो है वह शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्री संहिता। मैत्री संहिता में जो है वह स्त्री को यानी कि नारी को सूरा और पासा के समान ही तीसरी बुराई के रूप में शामिल किया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है वह विभिन्न प्रकार के यज्ञ की चर्चा है और सूची 2 में जो है वह किस उपलक्ष्य में किस यज्ञ को कराया जाता है इसकी चर्चा है। ऑप्शन नंबर ए है राजसू यज्ञ। राजसू यज्ञ जो है वह राजा के सिंहासन के आरोहण से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो है वह राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, जिसमें जो है वह घोड़ा को छोड़ा जाता है और जितने क्षेत्र में जो है घोड़ा जो है मतलब घूम जाता है वह क्षेत्र उसका हो जाता है। मतलब राजनैतिक शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है वह अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है वह शौर्य प्रदर्शन है, यानी प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता है। अग्निष्टोम जो यज्ञ है उसमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस यज्ञ में जो है वो अग्नि को पशु बल दिया जाता है और सोमरस पान किया जाने वाला यज्ञ है, ठीक है। तो अग्नि अष्टम यज्ञ जो है सो, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ जो है वह सबसे पहले जो पुष्यमित्र शुंग ने कराया था और 2 बार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, यानी कि किसका मानना था कि आर्य जो थे वह आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीजी तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य जो है वह आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए थे, जबकि एसी दास का मानना था कि आर्य जो थे वह सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए थे। और प्रोफेसर मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए हुए थे। और प्रोफेसर मैक्स मूलर के कथन को ही सर्वाधिक सत्य माना जाता है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि आर्य जो थे वह कहाँ से आए थे,
तो मध्य एशिया से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे थे, इसे भी याद रखिएगा। और आर्यों के द्वारा स्थापित जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। 82 नंबर क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, यानी कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाद। कनाद जो थे वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे और महर्षि कनाद को ही भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है वह परमाणु की जो है वह अवधारणा है वह महर्षि कनाद ने ही दिया था। इसलिए भारतीय परमाणुवाद का जनक जो है वह महर्षि कनाद को माना जाता है। कपिल मुनि के द्वारा जो है वह सांख्य दर्शन की रचना किया गया। गौतम मुनि ने न्याय दर्शन की रचना की और पतंजलि के द्वारा जो है वह योग दर्शन की रचना किया गया, तो इसे याद रखिएगा। और पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी और उत्तर मीमांसा की रचना वादरायण ने किया था, तो इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में जो है वह दर्शन है और सूची बी में जो है वो इसकी रचना किसने किया है? सांख्य दर्शन की रचना जो है वह कपिल मुनि के द्वारा किया गया है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वह पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि है। वही वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद है। 84 नंबर क्वेश्चन है किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इससे आगे जो क्वेश्चन है उसका हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आगे के वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।